नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस कर रहे थे और उस सीरीज में ये हमारा दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग ब्रिटिश वायसरॉयज के बारे में पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में पढ़ा था और उसे पूरी तरह अच्छी से डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, वो पहला लेक्चर था इस सीरीज का, आप उसे जाके क्लियरली देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा लेक्चर है और इसमें हम लोग ब्रिटिश वायसरॉयज और उनके कार्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। उनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुए इंडिया में, वो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और थ्रू एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर। सिख एम्पायर का लास्ट किंग जो था वो कौन था? तो वो था दिलीप सिंह। दिलीप सिंह जो थे वो सिख एम्पायर के लास्ट किंग हुआ करते थे और उनका शासन जो था 1843 से लेके 1849 तक चला था। उन्होंने 1843 से लेके 1849 तक शासन किया था। दूसरा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ 3 टू एडमिनिस्टर द स्टेट ऑफ पंजाब आफ्टर इट्स एनेक्सेशन। यानी कि पंजाब के एनेक्सेशन के बाद बोर्ड ऑफ 3 की जो स्थापना हुई थी उनके मेंबर कौन कौन नहीं थे? तो उनके मेंबर नहीं थे एच.एम. एलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। एच.एम. एलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी ये जो थे ये मेंबर उसके नहीं थे। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि पंजाब के एनेक्सेशन जब 1849 में पंजाब का एनेक्सेशन हुआ था तो पंजाब के एनेक्सेशन के बाद लॉर्ड डलहौजी ने बोर्ड ऑफ 3 की स्थापना की थी, यानी कि ट्रायम्विर्स की स्थापना की थी, बोर्ड ऑफ 3 की स्थापना की थी। उस बोर्ड ऑफ 3 में हेनरी लॉरेंस जो थे, हेनरी लॉरेंस को प्रेसिडेंट बनाया था और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल को उसका मेंबर बनाया था। यानी कि हेनरी लॉरेंस जो थे वो उसके प्रेसिडेंट थे और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल जो थे वो उनके मेंबर बने थे। तो इस तरह से बोर्ड ऑफ 3 की स्थापना हुई थी और एच.एम. एलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी ये उसके मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु एमर्ज्ड विक्टोरियस इन फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, जो 1766 से लेकर 1769 तक चला था। इसमें विक्टोरियस कौन हुआ था? तो वो हुए थे हैदर अली। हैदर अली जो है वो विक्टोरियस हुए थे। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कब से कब तक लड़ा गया? तो 1767 से लेकर 1769 के बीच में लड़ा गया था और ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में ये लड़ा गया था। ये वार जो है ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ साइन होता है। ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है साइन होती है इस युद्ध के बाद और इसमें जो है हैदर अली की जीत हो जाती है और ब्रिटिशर्स की हार होती है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में। आपको याद रखना है क्या क्या। ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ यह युद्ध समाप्त होता है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 से लेकर 69 तक लड़ा गया। हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में ये लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड अ मॉडर्न आर्मरी इन दिंदीगुल मैसूर इन 1755। यानी कि 1755 में दिंदीगुल में मॉडर्न आर्मरी यानी आर्म्स रखने की जगह जो है वो बनाना किसने बना शुरू किया था? तो वो किया था हैदर अली ने। हैदर अली ने जो है वो दिंदीगुल में मॉडर्न आर्मरी जो है वो बनाया था। ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड हैदर अली इन वॉर ऑफ पोर्टोनोवो। वॉर ऑफ पोर्टोनोवो में हैदर अली को किसने हराया था? तो वो हराया था आयरकूट ने। आयरकूट ने वॉर ऑफ पोर्टोनोवो में हैदर अली को हराया था। तो फर्स्ट जो वॉर हुआ था एंग्लो मैसूर वार उसमें हैदर अली की जीत हुई थी और ब्रिटिशर्स की हार हो गई थी। लेकिन जो वॉर ऑफ पोर्टोनोवो था उसमें आयरकूट की टीम ने हैदर अली को हरा दिया था। टीपू सुल्तान सेट अप हिज कैपिटल एट। टीपू सुल्तान ने अपना कैपिटल कहाँ पे बनाया था? तो वो बनाया था श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने अपना जो कैपिटल बनाया था। साथ ही वो एक जैकोबिन क्लब की स्थापना भी की थी। जैकोबिन क्लब की स्थापना भी टीपू सुल्तान ने की थी और जो ट्री ऑफ लिबर्टी जो है, ट्री ऑफ लिबर्टी भी जो है वो टीपू सुल्तान ने ही लगवाया था। आपको 3 चीज़ याद रखना है। कैपिटल की स्थापना श्रीरंगपट्टनम में की थी, जैकोबिन क्लब के फाउंडर मेंबर थे और ट्री ऑफ लिबर्टी की स्थापना भी की थी टीपू सुल्तान ने। Who among the following Indian rulers established embassies in foreign countries on modern lines? यानी कि फॉरेन कंट्रीज में अपने एम्बेसी को स्थापित करने वाला पहला राजा कौन था? तो वो था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने अपने समय में इजिप्ट, फ्रांस और टर्की में मॉडर्न लाइन्स पे अपने एम्बेसीज को स्थापित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन 1788, यानी कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश आर्मी को 1780 में कहाँ हराया था? तो 1780 में पोलीलूर में हराया था। पोलीलूर में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश आर्मी को हराया था 1780 में। इंग्लिशमैन मेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम विद, इंग्लिशमैन जो है जो इंग्लिश थे उन्होंने ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम किसके साथ किया था? तो वो किया था टीपू सुल्तान के साथ। यानी कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो है वो 1790 से लेकर 92 तक लड़ा गया टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसमें ब्रिटिशर्स की जीत हो जाती है और टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। उसके बाद जो है टीपू सुल्तान को ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम जो है वो साइन करना पड़ता है। टीपू को वार इंडेमनिटी के तौर पर 3 करोड़ रुपए भी ब्रिटिशर्स को देने पड़ जाते हैं और यही कारण था कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वार भी लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड टीपू सुल्तान डाई एट वॉर विद ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मौत कितने में हो जाती है? तो 1799 में टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 में लड़ा गया और किसके किसके बीच लड़ा गया? तो लॉर्ड वेलेस्ली एंड स्टुअर्ट एक साथ थे ब्रिटिश आर्मी की तरफ से और जो है टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया और उसमें टीपू सुल्तान की जो है मौत हो जाती है 1799 में, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के समय में। इसी के बाद वेलेस्ली को जो है मार्केस की उपाधि मिलती है और साथ ही वो उनको जो है ब्रिटिश और साथ ही जो मैसूर जो था वो वोदियार्स को दे दिया जाता है। मैसूर जो था वो वोदियार्स को दे दिया जाता है और ब्रिटिशर्स का कब्जा जो है कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपत्तनम पे स्थापित हो जाता है। अब मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली वाज डिफीटेड, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली जो है ब्रिटिशर्स को डिफीट कर देते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली डिफीटेड द वॉर ब्रिटिश, हैदर अली जो है ब्रिटिश को हरा देते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिशर्स की जीत हो जाती है। थर्ड एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान वोन द वार बैटल एंड डिड नॉट सीड हिज टेरिटरी टू ब्रिटिश, ये स्टेटमेंट भी जो है रॉन्ग हो जाएगा कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार हमने अभी पढ़ा कि ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम के साथ खत्म होती है, जिसमें जो है टीपू सुल्तान को अपनी कुछ टेरिटरी भी ब्रिटिशर्स को सीड करनी पड़ जाती है। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार टीपू वाज डिफीटेड एंड किल्ड, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में जो टीपू सुल्तान है उसकी मौत हो जाती है और ब्रिटिशर्स इस युद्ध को जीत जाते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो है 1767 से लेकर 69 तक लड़ा गया और ये ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ जो है वो खत्म होता है, जिसमें ब्रिटिशर्स की हार हो जाती है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से लेकर 1784 तक लड़ा जाता है और ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ खत्म होती है, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग की जो है वो जीत हो जाती है। थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1790 से लेकर 1792 के बीच लड़ा जाता है, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो भारत के गवर्नर हुआ करते थे उस समय बंगाल के, और ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम के साथ जो है वो खत्म होती है, इसमें टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो है 1799 में लड़ा जाता है और इसमें जो है लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो गवर्नर थे और इसमें जो है ब्रिटिशर्स की जीत हो जाती है और टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका 1746 से लेकर 48 में लड़ा गया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटका 1750 से लेकर 52, ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, क्योंकि सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटका जो है वो 1749 से लेकर 1754 के बीच में लड़ा गया था। और किसी के बीच लड़ा गया था? फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ा गया था। फ्रेंच के सपोर्टर्स एक तरफ थे और ब्रिटिशर्स के सपोर्टर एक तरफ थे, उनके बीच ये लड़ा गया था। थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका 1758 से लेकर 63 के बीच में लड़ा गया और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1761 में लड़ा गया, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। देखा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन हुआ? हमने कल वाले वीडियो में पढ़ा था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो 1765 में साइन होता है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है वो कब साइन होता है? तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है 1784 में साइन होता है। ट्रीटी ऑफ सालवाई कितने में साइन होता है? ट्रीटी ऑफ सालवाई साइन होता है 1782 में और ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है वो साइन होता है 1769 में, यानी कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है वो साइन होता है 1784 में, ट्रीटी ऑफ सालवाई 1782 में और ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4213 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि मुर्शीद कुली खान जो थे, मुर्शीद कुली खान ने रेवेन्यू फार्मिंग की शुरुआत की थी बंगाल में, मुर्शीद कुली खान ने रेवेन्यू फार्मिंग की शुरुआत की थी बंगाल में। दूसरा स्टेटमेंट है महाराजा रंजीत सिंह सेट अप मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन्स एट लाहौर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में जो है कैनन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो है फैक्ट्रीज की स्थापना की थी। सवाई जय सिंह ऑफ अम्बेर हैड यूक्लिड्स ज्योमेट्री ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो सवाई जय सिंह थे उन्होंने यूक्लिड्स की जो एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री थी उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करवाया था, और साथ ही साथ जो ऑब्जर्वेटरी भी बनवाया था, कहाँ कहाँ पर, जयपुर, दिल्ली और वाराणसी में ऑब्जर्वेटरीज भी सवाई जय सिंह ने बनवाया था। ऑप्शन डी कहता है सुल्तान टीपू of Mysore gave money for construction of idol of goddess Sharda in the Sringeri temple, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि टीपू सुल्तान ने गॉडेस शारदा की मूर्ति को स्थापित करने के लिए श्रृंगेरी में टेम्पल में दान भी दिया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। इसमें कहता है कि इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी, हमने जब मुगल्स पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों ने पढ़ा था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में किसके किसके बीच होता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ये स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा, टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। और अगला स्टेटमेंट कहता है कि मीर जाफर एंटर्ड इन कॉन्स्पिरेसी विद द इंग्लिश फॉर डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी, ये स्टेटमेंट जो बिल्कुल करेक्ट है। बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ मीर जाफर जो है जाके कॉन्स्पिरेसी करता है और अंग्रेजों की मदद करता है, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला की जो है हार हो जाती है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि वारन हेस्टिंग जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। और विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अनुसार विलियम बेंटिक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। और जो वारन हेस्टिंग जो थे वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंतर्गत जो है उनको जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि दी जाती है, या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उन्हें बनाया जाता है। अब सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले देख लेते हैं कि क्लाइव री अराइवल इन इंडिया, क्लाइव का दोबारा इंडिया में कब आते हैं, तो क्लाइव का री अराइवल होता है मई 1765 में क्लाइव का री अराइवल होता है। ट्रीटी ऑफ जो इलाहाबाद था वो कब साइन हुआ था, तो ये अगस्त 1765 में साइन हुआ था, अगस्त 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ा गया था, तो ये 1764 में लड़ा गया था। और वारन हेस्टिंग जो है इंडिया का गवर्नर कब बनते हैं, तो वारन हेस्टिंग बनते हैं 1774 में। तो यानी कि जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 1, 2 एंड 4, यानी कि सबसे पहले कौन सा होता है, तो सबसे पहले होता है बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, उसके बाद होता है क्लाइव का री अराइवल होता है इंडिया में मई 1765 में, उसके बाद आता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये होता है अगस्त 1765 में, उसके बाद होता है वारन हेस्टिंग जो है इंडिया के गवर्नर बन जाते हैं चार्टर एक्ट के थ्रू 1773 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो पहला है द फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाज फॉर्मली लेड बाय वारन हेस्टिंग्स ऑन विच द सुपर स्ट्रक्चर वाज रेज्ड बाय कॉर्नवालिस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत वारन हेस्टिंग के द्वारा की जाती है, और जिसको आगे बढ़ाने का काम जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि क्लाइव वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफॉर्मिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज, ये स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल करेक्ट है कि लॉर्ड क्लाइव जो थे उनको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल और मिलिट्री सर्विसेज को रिफॉर्म करने का काम किया गया था। उन्होंने जो है ड्यूअल अलाउंस सिस्टम को जो है वो खत्म किया था। ड्यूअल अलाउंस सिस्टम किस लिए दिया जाता था कि जो भी सोल्जर बिहार और बंगाल के बाहर काम करते थे उनको ड्यूअल अलाउंस दिया जाता था। इस सिस्टम को जो लॉर्ड क्लाइव थे उन्होंने खत्म किया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश रूलर्स एज ही कंसोलिडेटेड द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि ये काम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नहीं किया था।
जो कंसोलिडेशन का काम था वो एक्चुअली में लॉर्ड डलहौजी ने किया था थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब अगला स्टेटमेंट कहता है कि ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी एडेड रिच लेमेंटोस टू ब्रिटिश एम्पायर ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अभी हमने पढ़ा कि लॉर्ड डलहौजी ने जो है कंसोलिडेशन का काम किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, जो है बहुत सारे जो एम्पायर थे भारत में उस समय राजा थे उनके राज्य को अपने मिलाया था। एक्चुअली में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या था कि अगर किसी राजा के पास कोई संतान नहीं होती थी तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत वो राज्य जो है ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के अंदर में आ जाता था। और इसके अंदर में सबसे आने वाला सबसे पहला राज्य कौन था, तो ब्रिटिशर्स ने सतारा को 1848 में जो है वो कैप्चर कर लिया। उसके बाद जैतपुर और संबलपुर को 1849 में कैप्चर कर लिया, भगात को 1850 में, उदयपुर को 1852 में और झांसी को 1853 में कैप्चर कर लिया था और नागपुर को 1854 में कैप्चर कर लिया था। इन सबको कैप्चर किया था अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एट द टाइम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कि जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे जिस समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड विद। सिक्योरिटी सेल पॉलिसी की स्थापना किसने की थी, तो ये किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। और ये सिक्योरिटी सेल होता क्या था, तो सिक्योरिटी सेल का मतलब था कि अपने राज्य को बचाने के लिए राज्य के अगल बगल के जितने भी राज्य है उसमें अपनी सेना को जो है भेज दो, ताकि कोई भी अगर आक्रमणकारी आएगा तो वहीं पर उनसे युद्ध हो जाएगा और अपना राज्य जो है वो सुरक्षित रहेगा। ये था सिक्योरिटी सेल की पॉलिसी और इसे शुरू किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग अबॉलिश्ड ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम बंगाल में किसने खत्म किया था, तो वो किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो खत्म किया था। विच गवर्नर जनरल वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट को लेकर किस गवर्नर जनरल को प्रोसिक्यूट किया गया था, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग को जो फॉर इम्पीचमेंट चला था, लेकिन बाद में उन्होंने जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने ये सिद्ध कर दिया कि मैंने जितने भी कार्य किए हैं वो ब्रिटिश एम्पायर के कंसोलिडेशन के लिए किया था, और बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उन्हें माफ़ी दे देती है। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इस्टेब्लिश्ड द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। यानी कि जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में स्थापित करने का कार्य जो है वो किसने किया था, तो वो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अभी हमने पढ़ा था जुडिशियल को एक्चुअली में क्या था कि पहले जो जितना भी पावर था वो कलेक्टर्स के पास पावर हुआ करता था, लेकिन जब लॉर्ड कॉर्नवालिस जब गवर्नर बनते हैं तो उन्होंने कलेक्टर्स का जो पावर जो है लिमिट कर दिया। सिर्फ रेवेन्यू के मैटर में ही कलेक्टर्स जो है वो अपना पावर जो है इस्तेमाल कर सकते थे। बाकी जुडिशियल उसने जो है वो सुपीरियर कोर्ट की स्थापना की कलकत्ता में, और जुडिशियरी को बहुत सारा पावर दे दिया। यानी कि रेवेन्यू को छोड़ के जितने भी पावर्स बचे थे वो जुडिशियरी के पास चले जाते हैं। इस तरह से जो है जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स क्रिएटेड द कोवेनेंट सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया विच लेटर केम टू बी नोन एज इंडियन सिविल सर्विस। यानी कि जो कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना जो है किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी, तो वो भी थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अभी हमने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में ही, जो रेवेन्यू जो था वो केवल और केवल जो है वो कलेक्टर के पास रह गया, और बाकी जो है सब जितना भी जुडिशरी का काम था वो जुडिशरी के पास चला गया। यानी जस्टिस का काम जुडिशरी के पास चला गया। इसके बाद जो है उन्होंने कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज की स्थापना की, जो बाद में जाके इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है सिचुएटेड है। टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ सिचुएटेड है, तो वो गाजीपुर में सिचुएटेड है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। गाजीपुर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिटवीन हुम द ट्रीटी ऑफ बसाइन साइंड इन 1802। यानी कि ट्रीटी ऑफ बसाइन जो 1802 में साइन होती है वो किसके किसके बीच साइन होता है, तो वो होता है इंग्लिश और बाजीराव टू के बीच में। इंग्लिश में यानी कि ब्रिटिशर्स और बाजीराव टू के बीच में जो है वो साइन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो सब्सिडियरी अलायंस का जो सिस्टम शुरू किया गया था उसका मतलब क्या था,
क्या नहीं था, ये कहने का मतलब है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंसेस, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सब्सिडियरी अलायंस में क्या होता था कि ब्रिटिशर्स जो है, जो दूसरे राजा होते थे उसके पास जो है अपनी आर्मी को वहाँ भेज देते थे और उसका पूरा का पूरा खर्चा जो है उस राजा को उठाना पड़ता था। ये मतलब था सब्सिडियरी अलायंस का। तो ये स्टेटमेंट जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस, ये करेक्ट हो जाएगा। टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस समय कॉर्नवालिस जो लॉर्ड वेलेस्ली जो जिस इस समय इंडिया के गवर्नर थे, उस समय जो है फ्रांस काफ़ी मजबूत था और नेपोलियन का खतरा जो है इंडिया पे मंडरा रहा था। तो वेलेस्ली के मन में हमेशा रहता था कि अगर नेपोलियन इंडिया पे आक्रमण कर देता है तो उसे जो है रोकने के लिए क्या करना होगा। तो इस वजह से उसने जो है जितने भी राजा थे उनके साथ अपना जो है समझौता शुरू कर दिया और उनके जो है राज्य में अपनी आर्मी को भेजना शुरू कर दिया, ताकि अगर नेपोलियन का अगर आक्रमण हो तो हम लोग उसे बाहर से बाहर ही निपट सके थे। अगला स्टेटमेंट है टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, ये स्टेटमेंट जो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इनकम के बारे में कोई भी बात उसमें नहीं थी। और अगला स्टेटमेंट है कि टू स्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन स्टेट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो चाहता था कि जो ब्रिटिश आर्मी है वो सुपीरियर बन जाए और जितने भी पिछले स्टेट्स जो है वो जो है हमारे अंडर में काम करे। इसके लिए जो है सब्सिडियरी अलायंस की स्थापना जो है वो की गई थी। तो ऑप्शन डी भी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द फर्स्ट इंडियन रूलर हु ज्वाइंड द सब्सिडियरी अलायंस वाज, सब्सिडियरी अलायंस को ज्वाइन करने वाला पहला राजा कौन था, तो वो था नवाब ऑफ अवध। नवाब ऑफ अवध जो थे वो पहले राजा थे जिसने जो है सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को ज्वाइन किया था। और उसके बाद किसने किसने किया था, तो हैदराबाद ने ज्वाइन किया 1798 में, मैसूर ने ज्वाइन किया 1799 में, तंजौर ने ज्वाइन किया 1799 में, अवध ने ज्वाइन किया 1801 में और पेशवा ने ज्वाइन किया 1802, फिर भोसले और बरार 1803, सिंधिया 1804, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर, ये सब ने बाद में ज्वाइन कर लिया था सब्सिडियरी अलायंस को। कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग निगोशिएटेड सबऑर्डिनेट अलायंस ऑफ 1817-18 विद द प्रिंसले स्टेट ऑफ राजपुताना, यानी जो प्रिंसले स्टेट थे राजपुताना को, उससे जो है कौन जो है सबऑर्डिनेट अलायंस नेगोशिएट करने गया था, तो वो तो चार्ल्स मटकाफ है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि मराठाओं का दमन किया जाए, मराठा और पिंडारीज का दमन किया जाए, और मराठा और पिंडारीज के अगेंस्ट में उन्हें लगता था कि राजपुताना जो है वो उसकी हेल्प कर सकते हो, कि राजपुताना भी काफ़ी पावरफुल थे, उनके बारे में ब्रिटिशर्स जानते थे। इस वजह से जो है वो राजपुताना से जो है अलायंस करना चाहते थे ताकि मराठा और पिंडारीज को हराने में मदद मिल सके। इसलिए जो है चार्ल्स मेटकाफे जो है वो गए थे राजपुताना से संधि करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अ टाइम व्हेन एम्पायर्स इन यूरोप वर क्रम्बलिंग बिफोर द माइट ऑफ नेपोलियन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स केप्ट द ब्रिटिश फ्लैग हाई इन इंडिया, यानी कि नेपोलियन के आक्रमण, जब नेपोलियन जो था अपने चरम सीमा पर था और यूरोप में सभी को हरा रहा था, उस समय इंडिया में ब्रिटिश आर्मी का कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने ब्रिटिशर्स को बचा के रखा। अभी हमने डिस्कस किया, वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो थे उन्होंने जो है अपनी नीति के अनुसार जो नीति को बनाया और उनके मन में ये चीज़ था कि नेपोलियन जो है कभी भी इंडिया पर आक्रमण कर सकता है, उसके खिलाफ वो पहले से ही रणनीति बना के बैठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ, एंग्लो नेपाल वॉर जो है किसके समय में हुआ था, तो वो हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय, वारेन हेस्टिंग के समय में जो है एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था। 1814 से लेके 1816 तक ये वॉर चला था और ये वॉर जो है ख़त्म होता है ट्रीटी ऑफ सुगौली के साथ। 1815 में ट्रीटी ऑफ सुगौली जो है वो साइन होती है और इसी के साथ जो है ये एंग्लो नेपाल वॉर 1814 से लेकर 1816 में जो चला था वो ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इसमें सबसे पहले है कि हेक्टर मुनरो, तो बैटल ऑफ बक्सर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि बैटल ऑफ बक्सर के समय में जो हेक्टर मुनरो जो थे वो कमांडर हुआ करते थे ब्रिटिश आर्मी के। दूसरा स्टेटमेंट है लॉर्ड हेस्टिंग एंग्लो नेपाल वॉर में, अभी हमने पढ़ा कि लॉर्ड हेस्टिंग जो है एंग्लो नेपाल वॉर के समय ब्रिटिश के गवर्नर थे। लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के समय में लॉर्ड वेलेस्ली जो थे वो इंडिया के गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इस समय गवर्नर कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे थर्ड एंग्लो मराठा वार के समय में गवर्नर थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रैयतवाड़ी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल के समय में जो रैयतवाड़ी सिस्टम जो है जो चालू किया गया था उससे कौन कौन से जुड़े हुए हैं, तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, आपको नाम याद रखना है। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो जो इन्होंने जो है रैयतवाड़ी सिस्टम की स्थापना की थी, और ये सबसे पहले स्थापना कहाँ की थी, मद्रास प्रेसिडेंसी में की थी। और रैयतवाड़ी सिस्टम क्या होता था, तो रैयतवाड़ी सिस्टम में जो गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो डायरेक्ट पीजेंट्स के साथ जो है जिसके नाम पर जमीन हुआ करता था उससे जो है डायरेक्ट टैक्स लिया करती थी, और जो टैक्स का जो भाग था वो 1/2 के करीब हुआ करता था उस समय का। तो ये था रैयतवाड़ी सिस्टम, और इसको शुरू किया था अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल वाज एसोसिएटेड विद थर्ड एंग्लो मैसूर वार। थर्ड एंग्लो मैसूर वार से कौन जुड़ा हुआ है, तो अभी हमने पढ़ा था, वो कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो थर्ड एंग्लो मैसूर वार से थर्ड एंग्लो मैसूर वार के समय में गवर्नर हुआ करते थे। Who among the following was associated with suppression of ठग्स। सप्रेशन ऑफ ठग्स से कौन रिलेटेड है, तो वो था कैप्टन स्लीमैन। एक्चुअली में हुआ क्या करता था कि उस समय जब लॉर्ड विलियम बेंटिक जब भारत के गवर्नर जनरल बने थे, उस समय बहुत सारे जो लोग थे वो दूसरे का सर काट देते थे या फिर चोरी करते थे, तो इन सब को जो है ठग बोला जाता था। और इन ठग को सप्रेस करने के लिए विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को भेजा था, और कैप्टन स्लीमैन ने बहुत सारे ठग्स को तो उन्होंने मार दिया था, और बहुत सारे ठग्स को अरेस्ट भी कर लिया था, और इस तरह से जो है ठगी का सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दिया था कैप्टन स्लीमैन ने। और किसके समय में ख़त्म किया था, अगर पूछे गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अब है कि सती सिस्टम वाज अबॉलिश्ड बाय। सती सिस्टम किसके द्वारा अबॉलिश किया गया था, तो वो क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और इसके अगेंस्ट में कैंपेन किसने चलाया था, अगर पूछा जाए तो कैंपेन चलाया था राजा राम मोहन रॉय ने। और राजा राम मोहन रॉय के कैंपेन के समय में ही, कैंपेन के बाद ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे अबॉलिश कर दिया था। और इससे पहले जो है अकबर ने भी इसे ख़त्म करने की कोशिश की थी। अकबर के समय में भी सती सिस्टम को जो है वो बैन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिल असेंबली प्लान वाज सेटअप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी बाई, यानी हिल असेंबली प्लान जो है, हिल के डेवलपमेंट के लिए जो प्लान जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो वो किया गया था लॉर्ड क्लीवलैंड के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था, ताकि जो वहाँ जो आदिवासी रहते थे उनका डेवलपमेंट हो सके। द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेब्स फ्रॉम बंगाल वाज बैंड इन विच ईयर, यानी बंगाल से जो है स्लेब्स लाने की प्रथा जो है कब खत्म की गई थी, तो वो की गई थी 1789 में। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल से स्लेब्स जो है लाने की प्रथा जो है, एक्सपोर्ट करने की प्रथा जो है कब खत्म की गई, तो ये था 1789 में। लेकिन अगर पूछा जाए कि अगर पूरे इंडिया से स्लेवरी कब खत्म हुई है, तो वो हुई है 1843 में। 1843 में पूरे इंडिया से स्लेवरी खत्म हुई है। और अगर ये पूछा जाए कि इंडियन पेनल कोड में स्लेवरी को कब क्राइम डिक्लेयर किया गया, तो वो था 1860, यानी कि इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत जो है 1860 में स्लेवरी को जो है एज अ क्राइम देखा गया। 1843 में स्लेवरी को जो है इलीगल माना गया था, और बंगाल से स्लेव्स को एक्सपोर्ट करने की प्रथा जो है वो 1789 में ख़त्म की गई थी। अवध वाज अनेक्स्ड टू ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बाई। अवध को कैसे ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज किया गया था, तो वो किया गया था बाय डिक्लेयरिंग द स्टेट एज माल एडमिनिस्ट्रेड, यानी कि ये बताया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि जो फंक्शन जो हो रहा है अवध में वो सही ढंग से नहीं हो रहा है, राजा अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसको जो है अपने में ले रहे हैं। ये था करेक्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाय डिक्लेयरिंग द स्टेट एज माल एडमिनिस्ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स एंड्रयू रैमसे वाज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नमेंट जनरल। जेम्स एंड्रयू रैमसे जो है किस गवर्नर जनरल का नाम था, तो ये नाम था लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी का जो था ये नाम था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है कि एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, यानी कि किस ईयर में किसको एनेक्स किया गया था इसके बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले आता है संबलपुर। तो संबलपुर को किस ईयर में एनेक्स किया गया, तो ये किया गया 1849 में। हमने अभी पीछे पढ़ा है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सतारा को किस ईयर में किया गया, 1848 में। अवध को अभी हमने पढ़ा 1856 में, और झांसी को किया गया 1854 में, यानी कि संबलपुर 1849, सतारा 1848, अवध 1856 और झांसी 1854 में, यानी कि 2143 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे वर अनेक्स्ड बाय ब्रिटिश। अभी हमने पढ़ा था सबसे पहले जो है किसे अनेक्स किया गया था, तो सबसे पहले अनेक्स किया गया था सतारा को। सतारा को कितने में अनेक्स किया गया, अभी हमने पढ़ा है 1848 में। सतारा के बाद किसे अनेक्स किया गया, संबलपुर को कितने में किया गया, 1849 में। और उसके बाद झांसी को कितने में किया गया, 1854 में। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 2 एंड 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यानी कि सिंध जो सिंध पर जो ब्रिटिश का कब्जा था वो किसके समय में कंप्लीट हुआ, तो वो हुआ था लॉर्ड एलन बोरो के समय में। लॉर्ड एलन बोरो के समय में जो है सिंध पर पूरी तरह से ब्रिटिश का कब्जा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रिंसली स्टेट ऑफ बगत वाज अनेक्स टू द ब्रिटिश इन, हमने पहले पढ़ा है कि बगत को कब मतलब प्रिंसली स्टेट को अनेक्स किया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, हमने पहले पढ़ा था 1850 में, आपको याद रखना है। और ये जो एनेक्सेशन हुआ था ये थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ था। Who among the following was the British residence in Awadh at the time of its annexation into British Dominion, यानी कि जब अवध को ब्रिटिश डोमिनियन में मिलाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ब्रिटिश में उसमें ब्रिटिश रेसिडेंस कौन था जो अवध में बैठा था, उसका नाम था जेम्स आउटरैम। जेम्स आउटरैम जो थे वो ब्रिटिश रेजिडेंट थे, और जिसको जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक ब्रिटिश रेसिडेंट को हर राजा को अपने पास जो उसका जो मिनिस्टर्स होता था उसके बीच में रखना पड़ता था, और वही था अवध में जेम्स आउटरैम। द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वॉज लेट डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो रेलवे जो है इंडिया में सबसे पहले किसके समय में बिछाया गया, तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। और किस ईयर में, तो 1853 में। सबसे पहला रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक चला था, तो मुंबई से लेके थाने तक। मुंबई से लेके थाने तक पहला रेलवे लाइन चला 1853 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। विच कंपनी स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया, यानी किस कंपनी ने रेलवे सर्विस की शुरुआत की थी भारत में, वो था ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे जो थी उसने जो है 1853 में मुंबई से लेकर थाने के बीच में जो है ट्रेन चलवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, यानी कि 1858 में जब ब्रिटिशर्स जो है ब्रिटेन की महारानी जो है जब भारत में अपना कब्जा स्थापित कर देती है, तो लास्ट जो ब्रिटिश का जो एक्सपेंशन था वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो उसमें शासन कौन कर रहा था, तो वो था डफरिन के समय में। थर्ड एंग्लो बर्मा वार होता है 1885 में। 1885 के बाद जो है बर्मा जो है ब्रिटिश इंडिया में इंक्लूड कर लिया जाता है, और उस समय जो थे गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन कहता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1845-55 बाय, यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी लॉर्ड डलहौजी ने। आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन हुज रूल द विडो रीमैरेज एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड। विडो रीमैरेज एक्ट जो है किसके समय में इंप्लीमेंट हुआ था, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है विडो रीमैरेज एक्ट जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से जो है वो इंप्लीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन विक्टोरियाज मैनिफेस्टो वाज रीड आउट इन इलाहाबाद ऑन नवंबर 1, 1858 बाय, यानी कि इलाहाबाद में 1 नवंबर 58 को जो क्वीन विक्टोरिया थी उनका मैनिफेस्टो पढ़ा गया था, वो किसके द्वारा पढ़ा गया था, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, क्योंकि वो उस समय के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन विक्टोरिया वाज अपॉइंटेड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन, क्वीन विक्टोरिया को किस साल में एम्प्रेस इंडिया का बनाया गया था, तो वो बनाया था 1877 में। 1877 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गवर्नर जनरल हैड अबॉलिश्ड स्लेवरी, यानी किस गवर्नर जनरल ने स्लेवरी को खत्म किया था, तो वो थे लॉर्ड एलिनबेरो। और 1843 में स्लेवरी जो है वो खत्म किया गया था इंडिया में, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अच्छा, अब मैच द फॉलोइंग है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि परमानेंट सेटलमेंट, तो परमानेंट सेटल किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है मास्टरली इन एक्टिविटी, यानी कि मास्टरली इन एक्टिविटी जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये जो शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था जॉन लॉरेंस के द्वारा, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। सब्सिडियरी अलायंस किसके द्वारा शुरू किया था, हमने पढ़ा है सब्सिडियरी अलायंस जो है विलेजली के द्वारा शुरू किया गया था।
और फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके समय हुई थी? 1885 में। लॉर्ड डफरिन उस समय जो है इंडिया के वायसराय हुआ करते थे। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अच्छा, रंजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम, यानी कि फेमस कोहिनूर डायमंड जो रंजीत सिंह को क्या किसने दिया था? वो दिया था शाह शुजा ने। शाह शुजा ने एक्चुअली में जब अहमद शाह अब्दाली की जब मौत हो जाती है तो शाह शुजा गद्दी पर बैठता है, लेकिन उस समय जो है जो उसमें क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली को शाह महमूद और फतेह खान और दोस्त मोहम्मद जो है ये 3 आदमी मिलकर उसे गद्दी से हटा देते हैं और कश्मीर और पेशावर पर जो है उनका जो है हक हो जाता है। तो उसके उस समय जो है शाह शुजा जो है रंजीत सिंह को जो है वो हेल्प के लिए पुकारते हैं और उसी समय कोहिनूर डायमंड भी जो है शाह शुजा रंजीत सिंह को देता है। तो इस तरह से भी हम लोगों ने जो है वायसरॉयज से कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जिसे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।